अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूँ अली अमार यासिर। आप में से अक्सर दोस्तों ने ये शेर ज़रूर सुन रखा होगा कि जाफ़िर अज़ बंगाल और सादिक अज़ दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। ये शेर अल्लामा इकबाल का है, जो कि उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक की गद्दारी के पस मंज़र में लिखा था। आज मैं इसी हवाले से ही बात करूँगा कि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी क्यों थी, वो क्या अवामिल थे कि ये एक वफ़ादार जर्नल जो है वो मजबूर हो गया अपने ही नवाब के ख़िलाफ़ बगावत करने पर। देखिए, ये कहानी शुरू होती है नवाब अली वर्दी ख़ान से। अली वर्दी ख़ान के इक़्तिदार में आने से पहले बंगाल में इंतशार की कैफ़ियत थी, माशी तौर पर बदहाली थी, अमन-ओ-अमान नहीं था। मुग़ल हुकूमत की वहाँ पर रिट नहीं थी। मरहट्टे अपना असर व रसूख़ बढ़ा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। फ्रांसीसी भी यहाँ पर अपने माली मफादात के लिए मौजूद थे। सो इस इंतशार में और इस अनारकी की कैफ़ियत में नवाब अली वर्दी ख़ान इक़्तिदार में है। उनके इक़्तिदार में आने में जगत सेठ का बहुत बड़ा किरदार था। जगत सेठ जो है वो बंगाल के कारोबारी ताजर थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वो किंग मेकर हैं बंगाल के, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वो ताजिर हैं। उनके पास जो माल दौलत थी वो बड़े बड़े हुक्मरानों को भी नसीब नहीं थी। सो ये जगत सेठ जो है लोगों को फाइनेंस किया करते थे, नवाबों को फाइनेंस करते थे, फ़ौजों को फाइनेंस करते थे और अपनी मर्ज़ी के लोगों को हुकूमत में लेके आते थे। इन्होंने अली वर्दी ख़ान की हिमायत की। अली वर्दी ख़ान ने इक़्तिदार में आकर बंगाल में माशी तौर पर काफ़ी खुशहाली पैदा की। इसके अलावा अमन व अमान के अलावा उन्होंने लोगों में अपने जगह बनाई, लोगों के दिल में वो घर कर गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल में जो खुशहाली आई वो ना पहले कभी बंगाल को नसीब हुई, ना उसके बाद कभी किसी ने उस खुशहाली के आने का गुमान भी किया। ये नवाब अली वर्दी ख़ान साहब जो है वो आर्ट के दिलदादा थे, शायरी पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। वो पकवान अच्छे-अच्छे पकवाते थे। वो बड़े-बड़े फ़िलासफ़र्स के साथ बैठ के बहस मुबाहिसे किए जाते थे और बड़ा एक ही उनकी ऐसी शख्सियत थी जिससे कि बंगाल के तकरीबन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और उल्फ़त का रवैया रखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद अली वर्दी ख़ान सियासी तौर पर भी बड़े होशियार थे, समझदार थे। उन्होंने ना सिर्फ़ ये कि मराठों को शिकस्त दी थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों को भी ज़्यादा पेनिट्रेट करने नहीं दिया था। अब मीर जाफ़र की अगर मैं बात करूँ तो मीर जाफ़र जो है अली वर्दी ख़ान के एक बहुत ही काबिल एतमाद जर्नैल थे। काफ़ी जंगें इन्होंने जीती अली वर्दी ख़ान के लिए और इन्होंने मरहटों को शिकस्त देने में भी अपना काफ़ी अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों को भी साइडलाइन करने में इनका काफ़ी अहम किरदार था और अली वर्दी ख़ान मीर जाफ़र पर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ़ ये कि एतबार करते थे, बल्कि अपने दरबार में उनको एक ख़ास मकाम भी अता किया हुआ था। अली वर्दी ख़ान के साथ थोड़ा-सा इश्यू ये था कि उनका बेटा कोई नहीं था। जानशीनी का मसला हुआ और लोगों ने ये सोचा कि शायद अली वर्दी ख़ान अपने दामाद को अपना जानशीन बनाए, लेकिन अली वर्दी ख़ान को पसंद थे अपने नवासे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो बिल्कुल उलट थे नवाब अली वर्दी ख़ान के। मुतशद्दिद ज़हन के मालिक थे। ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने पे मशहूर थे। फ़िरौन उनका लक़ब था और जब भी कोई उनसे मिलने जाता था वो ये दुआ माँग के जाता था कि या अल्लाह मैं इस फ़िरौन के पास जा रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त की और मेरी जान की हिफ़ाज़त फ़रमाना। सो मतलब बड़ा नेगेटिव उनके बारे में एक माहौल बना हुआ था बंगाल में। और इन्होंने जगत सेठ भी जो है वो इनसे खुश नहीं थे। 1-2 जगह पे इनकी तलख़ कलामी हुई तो इन्होंने जगत सेठ को ही थप्पड़ मार दिया था। अब आप आइडिया लगाएँ कि अगर आज के दौर का कोई हुक्मरान आईएमएफ के किसी सदर को, प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दे तो वो उसके लिए कितना नेगेटिव साबित होगा। एनी हाउ, इन सब ख़ामियों के बावजूद वो अपने नाना अली वर्दी ख़ान की आँख का तारा थे। तो अली वर्दी ख़ान ने सिराजुद्दौला को ही अपना जानशीन मुकर्रर किया। अब अली वर्दी ख़ान के दौर के जो आखिरी अयाम थे, उन्हीं दिनों में उन्हें ख़बर मिली कि अंग्रेज़ पटना में जो उनकी फैक्ट्री है उसे किले किले के तौर पर मजबूत कर रहे हैं। उसकी दीवारों को जो है वो जंगी बुनियादों पे जो है वो मजबूत बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने उनको पैगाम भेजे कि भाई आप ये जो अपनी फैक्ट्री को और ये जो भी आप किलाबंदी कर रहे हो इसको आप छोड़ दो। इसका जवाब अंग्रेज़ों ने बड़े ही तौहीन-आमेज़ अंदाज़ में दिया और कहा कि जी नहीं, हमें आपकी हिफाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी हिफाज़त खुद करेंगे। बेसिकली उन दिनों चक्कर ये चल रहा था कि इस तरह की बातें हो रही थी कि शायद बरतानिया और फ़्रांस की जंग हो जाए। तो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ बरतानिया और फ़्रांस के लोग थे वो अपने-अपने किलों को वो मजबूत करने की कोशिशें कर रहे थे। फ़्रांस का ये था कि वो नवाब सिराजुद्दौला पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो फ्रांसीसी लोग बड़े करीब थे नवाब सिराजुद्दौला के और जो नवाब अली वर्दी ख़ान के दामाद थे, जिनके बारे में लोग चाहते थे कि वो बाद में हुक्मरान बने,
उन पर नज़र करम थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एनी हाउ सिराजुद्दौला साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं अपने नाना के वफ़ात के बाद। तो वो इक़्तिदार में आने के बाद पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी उस खाला के घर हमला कर देते हैं, जिसके शोहर ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े क्लोज थे और जिनके बारे में लोग चाहते थे कि वो इक़्तिदार में अपनी उस खाला की हवेली को उन्होंने ताराज किया, माशी तौर पर उन्हें बिल्कुल कंगाल कर दिया, समाजी तौर पर भी उन्हें अलहदा कर दिया। इसके बाद फ्रांसीसी जो थे उन्होंने थोड़ा सा पुश किया सिराजुद्दौला को कि जी हम तो आपके साथ हैं, आपके वफ़ादार हैं और शुरू से हम आपके साथ हैं, तो आप जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भी ख़बर लें, वो तो जनाब आपकी बड़ी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने तो आपके नाना की भी बात नहीं सुनी। अब सिराजुद्दौला के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा मुतशद्दिद ज़हन के और वसीले आदमी थे वो, तो उन्होंने फ़ौज इकट्ठी की और बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने पटना की तरफ कूच कर लिया। पटना वो अपनी अमूमी तौर पर जो फ़ौजों की स्पीड होती है उस स्पीड से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वो चले और पटना फैक्ट्री का उन्होंने मुहासरा किया, अंग्रेज़ों को उधर उन्होंने शिकस्त दी। अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपने जो है एक दोस्त को गवर्नर बना दिया पटना का और उसके गिरदोनवा के इलाकों का। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हुआ कि मीर जाफ़र ने इस जंग में, पटना की जंग में और अंग्रेज़ों को शिकस्त देने में यहाँ पर भी अहम किरदार अदा किया था। लेकिन अब जंग जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने अपने दोस्त को जो है इज़्ज़त दी, फ़ोकियत दी, उसे गवर्नर बना दिया, मीर जाफ़र को जो है साइड लाइन करना शुरू कर दिया। यूँ मीर जाफ़र और जगत सेठ दोनों ही इंसल्ट फ़ील करने लगे कि यार ये बंदा आया, इसने हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, हमने इसके बाप की भी मदद की, इसके बाप के इक़्तिदार को दवाम बख्शने में हमने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया और ये हमें ही साइड लाइन कर रहा है। ना सिर्फ ये कि साइड लाइन कर रहा है बल्कि हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सिराजुद्दौला के बारे में मशहूर था कि वो ऐन जंग के दौरान में वो अपने जर्नैलों को कोई ऐसी को बात कर लेता था कि उसके जर्नैल यानी कि यूँ समझते थे कि सिराजुद्दौला ने जैसे हमें खंजर घोंप दिया हो, ऐसी कोई नेगेटिव बात कर देता था। सो इस तरह का माहौल एक क्रिएट हो गया और उसके खिलाफ एक महाज बनना शुरू हो गया। लेकिन अभी कोई थर्ड ऑप्शन था नहीं, ना ही सिराजुद्दौला के जगत सेठ के पास और ना ही मीर जाफ़र के पास। सो वो खामोश रहे और किसी अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगे। अच्छा मौका उनको जल्द ही नसीब हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जी पटना फैक्ट्री में जो सिराजुद्दौला ने अटैक की है, तो आप जाएँ और इसका इंतकाम लें। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बड़ी तेज़ी के साथ हमला किया और पटना फैक्ट्री पे भी कब्ज़ा कर लिया और पटना पे भी कब्ज़ा कर लिया और ये सारा कब्ज़ा बगैर किसी जंग के किया। वो ऐसे कि जिस बंदे को सिराजुद्दौला ने उधर गवर्नर मुकर्रर किया था, वो बगैर जंग किए ही वहाँ से भाग गया। सो बड़ा एक जो रौब दबदबा था ईस्ट इंडिया कंपनी का कायम हो गया कि जी ये तो बगैर किसी जंग के यहाँ तक पहुँच गए हैं और उन्होंने दोबारा से भी कब्ज़ा कर लिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने सोचा कि मैं पटना तक आ गया हूँ, बस इतना काफ़ी है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि सिराजुद्दौला को दोस्ती का मैं पैगाम भिजवाता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि बस अगर दोस्ती हो जाए तो जैसे मामलात पहले चल रहे थे दोबारा से वैसे ही चलना शुरू हो जाए। लेकिन सिराजुद्दौला ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, बल्कि सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद से एक फ़ौज को साथ लिया, बहुत बड़ी फ़ौज को। मुर्शिदाबाद बंगाल का दारुल खिलाफत था और पटना की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इसकी खबर पहुंच गई रॉबर्ट क्लाइव को भी। एनी हाउ जंग होती है, उसमें ये होता है कि काफ़ी नुकसानात हुए दोनों तरफ के। रात के टाइम दोनों फ़ौजें आराम कर रही हैं तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने रात की तारीकी में अटैक किया सिराजुद्दौला पे और उसकी फ़ौज को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले होता नहीं था कि रात के टाइम पे अटैक किया जाए, होता ये था कि दिन को दोनों फ़ौजें लड़ती थीं और रात के टाइम पे जो है वो आराम करते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसी जंगी हुकूमत अमली इस्तेमाल की जो कि हिंदुस्तान में इसका रिवाज नहीं था। सो रात के टाइम जब अटैक हुआ तो सिराजुद्दौला बुखला गया, वो वहाँ से भाग गया और उसने फिर बाद में क्योंकि वो थोड़ा सा ही उसको मार्जिन से वो बचा था और वो यूँ कह लें कि बाल बचा था। सो उसने फिर इस दहशत में और इस खौफ के ज़ेर असर रॉबर्ट क्लाइव से सुलह कर ली और सुलह में उसने कहा जी ठीक है जी, मैंने जो आप पे माज़रत, मैंने पहले अटैक किया था, तो जो भी मैंने पटना पे आपको नुकसान पहुंचाया, पटना फैक्ट्री पे मैंने कब्ज़ा किया, जो आपका नुकसान हुआ, जो आपके बंदे मरे, वो उसका हर्जाना मैं अदा करूँगा। अब हुआ ये कि बंगाल में एक ये बात फैल गई कि सिराजुद्दौला का जो गवर्नर था वो भी बगैर जंग किए भाग गया और पटना अंग्रेज़ों ने ले लिया और सिराजुद्दौला
वो भी अंग्रेज़ों से जंग लड़ा, तो ये भी एक ही हमला हुआ इस पे और ये डर के भाग गया। सो ये तो कोई बड़ा बुज़दिल आदमी है, उसकी जो दहशत थी, उसकी जो हवा एक थी और उसका जो खौफ था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आया जगर सेठ को और मीर जाफ़र को कि अब अंग्रेज़ भी एक थर्ड पार्टी है, थर्ड ऑप्शन है जिसको कि यूटिलाइज़ किया जा सकता है और सिराजुद्दौला को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए कि जी बंगाल की जो अशराफिया है कारोबारी, वो भी आपके साथ है और मीर जाफ़र वो जर्नैल भी है और उसके भी काफ़ी वफ़ादार हैं सिराजुद्दौला की आर्मी में, तो ये भी आपके साथ है। आप ऐसा करें कि आप अटैक करें मुर्शिदाबाद पे, सिराजुद्दौला को तख्त से आप हटाएँ, तो हम आपके साथ हैं। ना सिर्फ ये कि हम आपके साथ हैं, बल्कि हम इतने करोड़ रुपए हम आपको बतौर तोहफ़ा भी देंगे। यानी रिश्वत दी गई बाकायदा रॉबर्ट क्लाइव को और ईस्ट इंडियन कंपनी को इस चीज़ की रिश्वत दी गई कि आप सिराजुद्दौला पे अटैक करें। यूँ रॉबर्ट क्लाइव डिस्कशन करता है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से और यूँ जब उसे वहाँ से ओके का सिग्नल मिलता है वो अटैक कर देता है और कूच कर देता है वो मुर्शिदाबाद की तरफ। रास्ते में प्लासी के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने आती हैं। 23 जून की बात है जी, और दोनों फ़ौजें जब आमने सामने आईं तो वादे के मुताबिक मीर जाफ़र जो है अपनी जो वफ़ादार फ़ौजी थे उनको लेके वो साइड पे हो गया और सिराजुद्दौला ने शिकस्त खाई, वहाँ से भाग गया। उसके भागने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को इक़्तिदार पे बिठा दिया और फिर बाद में मीर जाफ़र के साथ जो किया वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें हमारे लिए काफ़ी सीखने की चीज़ें, सबसे पहली तो बात ये है कि जी देखें, हुक्मरान सिर्फ़ दहशत की बुनियाद पे हुकूमत नहीं कर सकता, उसे अवाम का एतमाद भी लाज़मी हासिल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कारोबारी लोग हैं उनका भी लाज़मी ख़्याल रखना चाहिए। इसके अलावा चाहे वो जगह सेट हों या आज की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हों, उनके बगैर मुल्क को तिजारती तौर पे खुशहाल करना इतना जो है आसान नहीं है। सो ये बात हुई मीर जाफ़र की और ये किस्सा था सिराजुद्दौला का। मैं यहाँ पर डेफ़िनेटली डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मीर जाफ़र की गद्दारी को, मैं सिर्फ़ वो अवामिल बता रहा हूँ जिन अवामिल की बुनियाद पे गद्दारी होती है। जब हुक्मरान जो है एतमाद खो देता है अपना, जब लोगों के दिलों में हुक्मरान की रिस्पेक्ट नहीं रहती, मोरल उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं रहती, तो फिर उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ गद्दारी कर जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा पेज लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किताब ज़िंदगी के नाम से हमारे अकाउंट्स हैं। हम मुख्तलिफ किताबों के हवाले से बात करते रहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और किताब के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।